बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। पाकिस्तान से अहम खबरें, तबसरे और तजियों के साथ। गुज़िश्ता रोज हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी वजीर खजाना से गुफ्तगू की, यानी कि वो डोनाल्ड लू जिन्होंने हमारे सफ़ीर को एक हुक्म दिया था कि आप अपना मुंतखब वजीर आज़म बदल दो ताकि हम आपको मुआफ़ कर दें। मुआफ़ तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आधा मुआफ़ किया। आधा मुआफ़ इस सेंस में कि पाकिस्तान की तरक्की के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह नहीं खोले गए, और वो तरक्की के रास्ते सिर्फ उस वक्त खुल सकते हैं जब पाकिस्तान दुनिया में हर किस्म के ममालिक से किसी भी कैद के बगैर बराबरी के ताल्लुकात रखेगा। यानी अगर एक तरफ यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे तो दूसरी तरफ रूस और चीन के साथ भी होने चाहिए। और ये वो एक बुनियादी इख्तलाफ था अमेरिकी हुकूमत का कि जी वो इमरान खान को पसंद नहीं करते थे, और यही वजह है कि आज इमरान खान पाबंदे सलासल है। लेकिन इमरान खान के जाने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह पाकिस्तान को माफ नहीं किया। उसकी दो मिसालें, सीपैक तबाही और बर्बादी के इंतहाई पस्तियों में जा गिरा। सीपैक से फायदा बलूचिस्तान, गवादर और मकान को होना चाहिए था सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ही इन्हीं इलाकों का हुआ। फायदा अगर हुआ तो पंजाब को हुआ कि पंजाब में रोड भी बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया, बिजली घर भी बन गए, थर्मल पावर प्लांट भी लग गए, सब कुछ हो गया। कोयले से बिजली बनाने वाले कारखाने भी बन गए, सोलर एनर्जी पार्क भी बन गए। अगर कुछ नहीं बना तो बलूचिस्तान में नहीं बना। और ये वो बुनियादी फर्क है जो हमारी तरजीहात का फर्क होता है कि हमें ये सोचना है कि हम जिस मकसद के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं पहले वहां हम पैसा खर्च करें। अगर आज गवादर पोर्ट डेवलप होती, मैं फिर कह रहा हूं गवादर पोर्ट डेवलप होती, रास्ते सही होते, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होता, वहां से तिजारत शुरू हो चुकी होती, तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो ऐसे नहीं होते, कभी नहीं होते, क्योंकि वहां लोगों को रिस्क मिल रहा होता, रोजगार मिल रहा होता और उनकी माशी सूरत हाल बेहतर होती, हालत बेहतर होती। अब चूंकि फ्रस्ट्रेशन हुई, अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार बलूचिस्तान के अवाम हुए जो पहले गरीब थे, पसमानदा थे, मजीद गरीब तर हो गए। महंगाई ने मार दिया, ऊपर से हमने उन पर वो जो तिजारत उनकी बुनियादी जरूरत थी जो ईरान से हुआ करती थी वो तिजारत बंद हुई। आज से अगर 20-25 साल पहले चले जाए तो दुबई से हुआ करती थी, जिसे हमारे मुल्क में स्मगलिंग का नाम दिया जाता है, लेकिन भारत तिजारत थी। अब ईरान से हो रही थी, तेल की हो रही थी, खाने पीने की चीजों की हो रही थी, वो बंद हुई। अब लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं और अब एक नई कहानी शुरू हो रही। ऊपर से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिनके ऑपरेशन ने बलोच और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से मुतनफिर कर दिया, और अब एक पाकिस्तानी फौज या पंजाबी या पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोग बलूचिस्तान या बलोचों के लिए एक गाली की हैसियत रखते हैं, जिसे हमें ठीक करना था, हम ठीक नहीं कर सके, हम खराब तर करते चले गए। तो ये डोनाल्ड लू की बात हम कर रहे हैं। फिर सोने पे सुहागा कि ईरान से गैस की पाइपलाइन ईरान की सरहद तक बिछी हुई है, पाकिस्तान आनी थी, यहां से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, अपने मुल्क की जरूरत भी पूरी कर सकते थे, नहीं कर सके। अगर गैस आ जाती, हमारी सनदें चलती, एक्सपोर्ट बढ़ती, उसका मजमूई फायदा पाकिस्तान को होता, जो नहीं हुआ। तो ये आधा माफ किया अमेरिका ने और आधा माफ नहीं किया। अब दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज मैंने एक गुफ्तगू की थी कि जी दो मौजूआत जिन पर हमने आज गुफ्तगू करने की बात की थी, बहुत छोटे छोटे मौजूआत थे कि एक तो जूती चोर हमारे पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गए। जुमे की नमाज के बाद गुज़िश्ता रोज 1 दर्जन के करीब जूतियां चोरी हुई मस्जिद से, पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से। ये वो इलाका है जहां लोग शनाख्ती कार्ड जमा कराए बगैर अंदर नहीं जा सकते। ये वो इलाका है जहां आम आदमी बिला झिझक अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए उसे सिक्योरिटी के लिए अपना नाम लिखवाना पड़ता है, दर्ज करवाना। यकीनन ये जो चोर हैं ये वो छोटे चोर हैं
जो बड़े चोरों की देखा देखी, उन्होंने कहा और कुछ नहीं मिल रहा तो चलो जूतों पे ही हाथ साफ कर ले। फिर हम जाते हैं कि कराची की अदालत में एक खातून, कल हमने हल्का सा इसका हल्की सी गुफ्तगू की थी कि एक भिखारन जो है वो अदालत पहुंच गई और उसने कहा कि मैं अपने घर के करीब भीख मांगती हूं और मेरे साथ 3 और लोग हैं जो किसी दूसरे इलाके से आकर यहां भीख मांगते हैं और मुझे भीख कम मिलती है जिससे मेरा इस्तेहकाक मजरू हो रहा है और मेरी रोजी रोजगार पे फर्क पड़ रहा है। यकीनन ये माशी सूरत हाल का एक अहम तस्वीर हो सकती है, तस्वीर कशी हो सकती है, लेकिन जाहिर है कानून किसी भी मुल्क में ये इजाजत नहीं देता कि आप भीख मांगे। भीख मांगना वैसे ही एक अखलाकी जुर्म है, वो खा वो मजहब हो, खा वो कोई कानून हो, मुल्की कानून हो। लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त जो थी वो काबिल समात न होने के बाद मुस्तरद कर दी और ये कहा कि हम किसी को भीख मांगने के लिए इजाजत नहीं दे सकते और ना ही ये कानून में इसकी गुंजाइश है कि हम लोगों को ये कहें कि ये जगह फला है, यहां बैठकर आप भीख मांगे, आपकी जगह कोई दूसरा ना है। ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे जो फलसफा है, उसके पीछे अगर हम सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है। एक वक्त था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस्लामी सल्तनत में कोई भीख मांगने वाला नहीं रहेगा और यकीनन एक वक्त आया जब इस्लामी रियासत में कोई शख्स भीख मांगना तो दूर की बात, ज़कात कबूल करने वाला नहीं होता था और कहते थे नहीं हम ज़कात नहीं ले सकते क्योंकि हम साहिब निसाब हैं। यानी तरजीहात इतनी बेहतर थी कि हमने माशी तौर पर लोगों को इतना बेहतर और तरक्की याफ्ता किया कि लोग इस तरक्की से फायदा हासिल करने लगे और खुद दूसरे लोगों को ज़कात देने लगे। मुआशरा उसी तरह ही बनता है जब आप मुआशरे में इंसाफ करें। जुल्म का मुआशरा चल सकता है, बेइंसाफी का मुआशरा नहीं चल सकता और इस वक्त हम जुल्म और बेइंसाफी दोनों का शिकार हैं। अगर हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होता तो शायद हमारे मुल्क की ना तो सियासी सूरत हाल ऐसी होती, ना मुआशी सूरत हाल ऐसी होती, ना तो कोई लाठी लेके फॉर्म 45 को 47 से बदल देता और इस तरह एक गैर यकीनी, इंतहाई दर्जे की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो। अब कल हमारे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात 22 हल्कों में, 21 हल्कों में हो रहे हैं। इनका भी वही होगा जो हमारे आम इंतखाबात का हुआ। कौन जीतता है, कौन हारता है, इसका तो फैसला वो लोग करेंगे जिनकी खाकी पतलूनें हैं और उन्होंने रिजल्ट इस दफा बनाकर अपनी जेब में रखनी है। लेकिन सारी चीजें अपनी जगह। एक बयान बिलावल भुट्टो जरदारी का तो कल उन्होंने असेंबली के इजलास के मौके पर जिसमें खिताब किया था आसिफ जरदारी ने, उन्होंने फरमाया था कि जंगल के बंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर। अब उन्होंने उन अरकान को जिन्होंने उनके वालिद की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया, उगल गुबाड़ा किया, उन्हें जंगल का बंदर कहा। मेरा ख्याल ये है कि मारगला के बंदर अब असेंबली के अंदर आ चुके हैं। तो अब ये सिर्फ एक बंदर नहीं है, वो 300-350 बंदर हैं। उसमें एक आसिफ अली जरदारी के साहबजादे भी हैं जिनका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। यकीनन बिलावल एक सियासी खानवादे हैं। उनकी अगर हम काबिलियत देखें, उनकी अहलियत देखें तो इसके अलावा कोई नहीं है कि उनका वालिद एक सियासतदान है, उसकी वालदा एक सियासतदान थी, उनके नाना एक सियासतदान थे, उनके दादा एक सियासतदान थे। अदरवाइज अगर हम सियासत की लीडरशिप देखें तो उनमें इसकी कोई सलाहियत और कैपेसिटी नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे लोगों को लाए जो सियासत अगर करते हैं और सियासतदान लीडर बनते हैं सियासी, तो अपनी सलाहियत और अहलियत पर बने कि किसी सियासी खानवादे के घर पैदा होकर वो सियासी लीडर न कहलाए। लेकिन हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी रहनुमा है तो दूसरी तरफ मरियम नवाज। अब नवाजने से शहबाजने तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या मिलता है आगे, अल्लाह बेहतर करेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।